लेकिन ये बैंकिंग स्टॉक्स बहुत तेज गति से चलने शुरू हो गए थे, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर गया। अब ऊपरी स्तरों पर हल्का भी बहुत स्पीड से होने की कोशिश कर रहा है सर। एक ही झटका लगा था एक ही दिन वैसे तो, लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक भी नहीं चला पोस्ट रिजल्ट्स, आईसीआईसी बैंक भी नहीं चला पोस्ट रिजल्ट्स, और अब एक्सिस बैंक के नतीजे आए हैं सर। नतीजे कैसे लगे और बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, प्योरली नतीजे के ऊपर मार्केट स्टॉक्स को रीरेट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा चिंतित है कि इकोनॉमी में क्या असर होगा अगर यूएस में रिसेशन आता है, अगर डोमेस्टिक सेक्टर्स में अगर टैरिफ बढ़ता है, सॉरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में टैरिफ बढ़ता है तो क्या होगा। तो यही कारण है कि बैंकिंग में थोड़ा सा एक हल्की तेजी देखने के बाद वापस मुनाफा वसूली आई है। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि देखिए, जो खर्चा बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है करीबन 11 लाख करोड़ का, उसका असर तो सारे पीएसयू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे आएगा। प्राइवेट कैपेक्स भी अभी जोरों से चल रहा है। तो बैंकिंग को थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देख के आपको अंदाजा लगाना डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी तो एक इंडेक्स है जो ट्रेडर का फेवरेट है। लेकिन अगर इंडिविजुअल बैंक्स के नंबर देखें तो मुझे लगता है कि सरकारी बैंक जैसे कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, इसमें अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अप्रैल टू जून के क्वार्टर में। क्योंकि बजट के जो भी अनाउंसमेंट्स है, प्लस जो भी इंटरेस्ट कट रेट अनाउंसमेंट जो दो हो गए हैं आरबीआई के साइड से, वो भी उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना है। मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग में कोई घबराने की बात है, ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। और ये मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा था। अगर मार्केट में कोई ऐसा यू नो इंडिया पाकिस्तान की तरह कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होता है, तो ऑब्वियसली बैंकिंग एक हाई बीटा सेक्टर है, तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आपको शायद ज्यादा देखने को मिलेगा। बट ये शॉर्ट टर्म में है। लॉन्गर टर्म में अगले साल 1.5 साल की बात करें तो बैंकिंग में आपका एक्सपोजर जरूर थोड़ी सी मात्रा में तो होना चाहिए। कि कल एचयूएल का स्टॉक पोस्ट रिजल्ट्स 4% गिर गया सर। नतीजे इतने खराब थे क्या जो इतना ज्यादा करेक्शन देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2% का रेवेन्यू ग्रोथ, 2% का प्रॉफिट ग्रोथ तो रजत आप भी मान लोगे कि ये तो इन्फ्लेशन भी कवर नहीं करता है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे तो मुश्किल से 1.5-2% आया है। तो देखिए, वैसे भी लीवर का स्टॉक जो है वो सस्ता नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो मुझे लगता है कि देखिए मार्केट ग्रोथ को देख रहा है। जहां पे भी ग्रोथ 20-25% आ रहा है अर्निंग्स ग्रोथ में, वहीं पे मार्केट ऐसे स्टॉक्स को रीरेट करेगा। ऐसी कंपनीज में आपको भले ही अच्छे डिविडेंड मिले, या भले ही अच्छा डिविडेंड यील्ड मिले, लेकिन कैश फ्लो अच्छा हो, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट अर्निंग्स को देखता है। तो लीवर के नंबर्स में ऐसी कोई तेजी नहीं थी और कोई बड़ा ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था। जैसे थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर था, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ मुझे पता नहीं, बट वॉल्यूम ग्रोथ भी सिंगल डिजिट में ही था। तो ये सारे फैक्टर्स देख के मार्केट को ऐसा कोई बड़ा उत्साह नहीं हो गया कि जिससे स्टॉक को रिलेट करे। तो जैसे हम कहते हैं कि ऑन रिजल्ट्स बेसिकली बिकवाली आ गई। और मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन तो थी कि अच्छे नंबर आएंगे। तो इट वाज बेसिकली सेल ऑन न्यूज जैसा मामला हो गया। ओके। लेकिन एक स्टॉक था जो कल के दिन का एक्सीडेंट था, दैट वाज सिंजीन। सर ये रिजल्ट्स भी आपने देखे होंगे क्योंकि स्टॉक ही 12% करेक्ट कर गया था। तो ऐसा क्या था नतीजों में जो इतनी बुरी तरीके से करेक्ट करके गया? और अभी बाकी फार्मा स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू? नहीं, देखिए फार्मा में मैंने पहले भी कहा कि जो कंपनीज यूएस से रिलेटेड है, जैसे ऑरिबिंदो फार्मा, लुपिन है, उसके बाद सन फार्मा है, इन कंपनीज के लिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए, टैरिफ्स ऐसे प्रोडक्ट्स पे लगाना डिफिकल्ट बात है। और उससे यूएस सिटीजन्स की ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग है और वो अगर महंगा होता है तो यूएस सिटीजन के लिए दिक्कत होगी। क्योंकि चीजें महंगी होगी तो एक तो उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़े। और सिंजिन की स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने जो बिजनेस आउटलुक शेयर किया था वो काफी नेगेटिव था। देखिए, मार्केट में अभी कंपनीज अपना बिजनेस आउटलुक शेयर करती है तो उन्होंने क्लियरली कहा कि मार्जिन में प्रेशर हो सकता है, रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यही कारण से मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। और आपने जो कल बिकवाली देखी वो शायद जरूरत से ज्यादा थी। आज शायद स्टॉक थोड़ा सा संभलेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कंपनी ने खुद कहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए चैलेंजेस रहेंगे, तो स्टॉक थोड़ा सा एक सॉफ्ट ट्रेंड में ही चलेगा। तो वही कारण था कि कल हमने एक बहुत बड़ा बिकवाली का प्रेशर सिंजीन में देखा। क्योंकि ये देखिए, ये बाजार में अच्छी खबर डिस्काउंट नहीं होती और खराब खबर को मार्केट्स बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं स्टॉक्स को पिटाने में। इस हफ्ते का जो सबसे तेज चलने वाला स्टॉक बना है ना निफ्टी पे, वो है टेक महिंद्रा। ये लगभग 10.5% ऊपर है और नतीजे आ गए हैं जिसमें मुनाफा कह रहे हैं 19% बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। 1,166 करोड़ रुपए के फिगर दर्ज किए, एबिट 4.1% बढ़ा है और मार्जिन 10.5% के पोस्ट किए हैं टेक महिंद्रा ने। अन्य आय की वजह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुनाफे में ग्रोथ है 16.5%, 16.5 करोड़ का
अन्य आई थी वो बढ़कर हो गई 173 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। ये टॉप गेनर था इस बार सर। वैसे तो अब इस हफ्ते का अगर स्कैन करो ना तो वो दिख रहा है कि सबसे तेज चलने वाले दो थे, एक था टेक महिंद्रा और एक HCL टेक। इन्फोसिस भी लोअर एंड पे संभलता हुआ नजर आया। आईटी में प्रॉफिट बुकिंग का समय हो जाएगा क्या? अब जैसे आपने बताया कि अभी भी कंसर्न्स है यूएस में लेकर। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी सिर्फ एचसीएल टेक ने ही गाइडेंस अच्छा दिया है 26 के लिए। आप अगर विप्रो की नंबर देखे, टीसीएस के देखे, इन्फोसिस के देखे, तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट को ऐसा कोई ग्रोथ का सिग्नल मिला ही नहीं। और ये टेक महिंद्रा की बात जो आपने बोली थी कि मार्केट बहुत अच्छी तरह से देखता है कि अगर अदर इनकम से पैसा आया है, तो ये जो 19% का ग्रोथ क्यों आ गया, ये तो अदर इनकम से। अगर आप अदर इनकम हटा दो तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। तो मैं वही कह रहा था कि टेक महिंद्रा में भी अगर जो तेजी आपने देखी है, वो थोड़े समय के बाद निकल जाएगी, क्योंकि मार्केट कोर अर्निंग्स ग्रोथ को देखता है। तो ये क्लियर संकेत है कि अभी भी जो ओरिजिनल कोर बिजनेस है वहां पे कोई बड़ा ग्रोथ हुआ नहीं है। तो मैं इंतजार करूंगा। देखिए, ऐसे स्टॉक्स में कोई जल्दबाजी करने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर जियो पॉलिटिकल इशू खराब होता है, अगर थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पे लोकल मार्केट में खराब होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कॉशियस होगा। और ऐसे जो सेक्टर्स है जहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अगले 6-8 महीने में आने वाली है, वहां पे कोई जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। दूसरा सेक्टर फिर जो समझ में आ रहा है वो है ऑटोज, क्योंकि इस हफ्ते एमएनएम टाटा मोटर्स जैसे जो शेयर है 7.5% से 8% चढ़े हुए हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी 5% चढ़ा हुआ है। मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स आने हैं आज। और एक डेवलपमेंट और है, हीरो मोटोकॉर्प का जिस कंपनी में 37% हिस्सा है, उसका आईपीओ खुल रहा है। एथर एनर्जी का आईपीओ 28 से 30 अप्रैल तक खुलेगा। प्राइस बैंड 304 से 321 रुपए प्रति शेयर। एथर एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है, उसमें 2,981 करोड़ रुपए का वो इशू साइज है। सर ऑटोज पे आपकी राय, और ये हीरो मोटोकॉर्प स्पेशली कैसे लग रहा है? तो सर देखिए, एक पहली बात तो ऑटोज में हमको लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक अच्छी परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। दिसंबर क्वार्टर भी इनके लिए अच्छा था, प्लस इन्होंने जो उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की है उसके लिए इनको करीबन 8,000 करोड़ का बुकिंग भी मिला है। तो अप्रैल टू जून के क्वार्टर में गाड़ियों का प्रोडक्शन शेड्यूल भी शुरू हो जाएगा। टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए जनवरी टू मार्च में कोई बड़ा बदलाव आएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जो भी कटाई होनी थी, जो भी नेगेटिव होनी थी, वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। और होपफुली अगर यूएस में इंपोर्ट टैरिफ को लेके कोई सोल्यूशन निकलता है, तो टाटा मोटर्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको लंबा करना है। प्लस डीमर्जर का न्यूज तो ऑलरेडी आ चुकी है कि जेएलआर का धंधा और डोमेस्टिक बिजनेस अलग कंपनी में होगा। तो टाटा मोटर्स महिंद्रा हमको लगता है कि सबसे बेहतरीन है। पैसेंजर कार में मारुति के भी नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए, हीरो मोटर की बात करें तो अभी भी मुझे लगता है कि एक ही पॉजिटिव फैक्टर है कि रूरल डिमांड इस बार शायद अच्छी होगी, क्योंकि बारिश अच्छी आने की रिपोर्ट मेट ने दी है। और एथर का बात अगर हम करें तो देखिए, एथर में इनका 35-36% जो है आपने बताया, ये डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म में एक वैल्यू ट्रिगर हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मार्केट्स अभी ओला इलेक्ट्रिक को भूला नहीं है। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर बहुत चर्चे में था जब इनिशियल लिस्ट हो गया था, उसके बाद बहुत भारी कटाई हो गई। एथर भी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो पब्लिक इशू तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद कैसे वो परफॉर्म करता है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि अभी भी वो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, एथर एनर्जी में कोई ज्यादा बड़ा ट्रिगर हीरो मोटर को नहीं आएगा। ज्यादा नंबर तब बढ़ेंगे जब इनके वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो गया, अगर रूरल डिमांड और बारिश अच्छी होगी।